नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समाजवाद के बारे में चर्चा करेंगे। सोशियोलिज्म के बारे में, समाजवाद के बारे में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे आज जो चर्चा होगी वह समाजवाद के बारे में चर्चा होगी। समाजवाद। अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन करते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है। समाजवाद शब्द का, तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवन करते हैं। रॉबर्ट ओवन करते हैं सबसे पहले, आप देखेंगे रॉबर्ट ओवन। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन यह बनेगा कि रॉबर्ट ओवन की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो रॉबर्ट ओवन की पुस्तक आती है सोशल सिस्टम। यहां पर आप देखेंगे कि रॉबर्ट ओवन की जो पुस्तक है, रॉबर्ट ओवन की पुस्तक पर अगर हम लोग चर्चा करें तो रॉबर्ट ओवन की पुस्तक है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम, ये क्या है? पुस्तक है रॉबर्ट ओवन की सोशल सिस्टम। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर 2-3 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे एक आप देखेंगे सीएम जोड का पूछा जाता है, एक बनारस शाह का पूछा जाता है, और आप देखेंगे एक रमजे म्योर का स्टेटमेंट पूछा जाता है, और एक बेपर का स्टेटमेंट पूछा जाता है। बेपर देखेंगे कि अगर हम बनारस शाह को देखेंगे, बनारस शाह का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इनका स्टेटमेंट क्या है समाजवाद पे। तो बनारस शाह क्या कहते हैं कि समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह किसका स्टेटमेंट है? बनारस शाह का स्टेटमेंट है कि आय के समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बनारस शाह का स्टेटमेंट है। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं, जैसे सीएम जोड का स्टेटमेंट पूछा जाता है। वह कहते हैं कि समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि कई लोग इसको धारण करते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन आता है, सीएम जोड का स्टेटमेंट आता है। सीएम जोड, तो सीएम जोड क्या कहते हैं कि समाजवाद एक टोप की तरह है। समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति जो है बिगड़ चुकी है। क्योंकि इससे कई लोग धारण किया है या धारण करते हैं। फिर आप देखेंगे एक आता है रमजे म्योर का स्टेटमेंट आता है। यहां पर आप देखेंगे रमजे म्योर का स्टेटमेंट आता है। रमजे म्योर कहते हैं कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता है।
समाजवाद एक गिरगिट की तरह है, जो परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता है, रंग बदलता है। ये चीजें आप देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे एक वेपर का स्टेटमेंट आता है यहां पर। वेपर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना की थी। यहां पर आप देखेंगे कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना की, सुंदर गुलाबों की कल्पना की, लेकिन गुलाब के पौधे के लिए कोई जमीन नहीं तैयार की, कोई जमीन नहीं तैयार की। यह वेपर का स्टेटमेंट है। अब आप देखेंगे समाजवाद एक गतिशील अवधारणा है, डायनेमिक अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है। इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। यह परिस्थितियों के अनुसार क्या रहता है, बदलता रहता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि समाजवाद एक गतिशील अवधारणा है। समाजवाद एक गतिशील अवधारणा है। यह परिस्थितियों के अनुसार इसकी परिभाषा बदलती है। इसकी परिभाषा जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, यहां पर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद आप देखेंगे जैसे एक काल्पनिक समाजवाद आपको दिखाई देगा, फिर आपको वैज्ञानिक समाजवाद दिखाई देगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रारंभ में समाजवाद जन्म लेता है वह एक काल्पनिक समाजवाद के रूप में जन्म लेता है। और काल्पनिक समाजवादी जितने भी लोग थे उन्होंने शोषण, जुल्म, गरीबी को पूंजीवादी व्यवस्था का जिम्मेदार बताया। लेकिन कैसे जिम्मेदार है या उत्पादन की विधियों से उनमें क्या रिलेशन है, यह काल्पनिक समाजवादी नहीं बता पाए। अब यहां पर आप देखेंगे एक चीज आपको दिखाई देगा, काल्पनिक समाजवाद दिखाई देगा। काल्पनिक समाजवाद या जिसको हम बोलते हैं स्वप्नलोकी समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद के समर्थक यहां पर आप देखेंगे तो काल्पनिक समाजवाद के समर्थक कई आपको लोग दिखाई देंगे। जैसे आपको सेंट साइमन दिखाई देंगे, काल्पनिक समाजवादी दिखाई देंगे। रॉबर्ट ओवन्स काल्पनिक समाजवादी दिखाई देंगे। चार्ल्स फोरियर काल्पनिक समाजवादी दिखाई देंगे। टॉमस मूर काल्पनिक समाजवादी दिखाई देंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे काल्पनिक समाजवाद के समर्थक तो आपको मिलेंगे टॉमस मूर, आपको मिल जाएंगे काल्पनिक समाजवाद। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको रॉबर्ट ओवन दिखाई देंगे, काल्पनिक समाजवाद। फिर आप देखेंगे चार्ल्स फोरियर आपको दिखाई देंगे, चार्ल्स फोरियर या फ्यूरियर।
फिर इसके बाद आप देखेंगे आपको टॉमस मूर मिलेंगे, रॉबर्ट ओवन मिलेंगे, सेंट साइमन आपको मिलेंगे, सेंट साइमन आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखेंगे कि एक पूछा जाता है टॉमर मूर की पुस्तक है यूटोपिया, यहां पर आप देखेंगे यूटोपिया, यह टॉमस मूर की पुस्तक है यूटोपिया। यहां पर आपने देखा कि ये सभी क्या हैं, काल्पनिक समाजवादी हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जो काल्पनिक समाजवादी हैं वह जो है गरीबी, शोषण, जुल्म को जिम्मेदार किसके मानते हैं? अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक समाजवादी शोषण, जुल्म, गरीबी, शोषण, जुल्म, गरीबी आदि को जिम्मेदार पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे। पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, लेकिन इनका उत्पादन की विधि से क्या संबंध है यह काल्पनिक समाजवादी नहीं बता पाए। फिर इसके बाद आप देखेंगे, फिर इसके बाद आ जाता है वैज्ञानिक समाजवाद आ जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद यहां पर आप देखेंगे आ जाता है वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? अब यहां पर देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। अब यहां पर प्रश्न यह बना कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है? मार्क्स ने यह बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह गरीबी, शोषण और जुल्म का जिम्मेदार तो है, और इसका उत्पादन विधियों से या उत्पादन के तरीकों से भी संबंध है। यहां पर हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स से माना जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने शोषण, जुल्म, कार्ल मार्क्स ने शोषण, जुल्म, गरीबी आदि को पूंजीवादी व्यवस्था का जिम्मेदार माना। पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार माना, और उनका उत्पादन की विधियों से और इसका उत्पादन की विधि से, इसका उत्पादन की विधि से क्या संबंध है यह बताया। क्या संबंध है बताया। इसीलिए आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक क्यों कहा जाता है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने शोषण, गरीबी, जुल्म को पूंजीवाद भी व्यवस्था को जिम्मेदार माना, और यह भी बताया कि उनका उत्पादन की विधियों से क्या रिलेशन है, और उत्पादन में परिवर्तन होने पर या उत्पादन की विधियों में परिवर्तन होने पर समाज में कैसे परिवर्तन हो जाता है, यह कार्ल मार्क्स ने बताने का क्या किया? प्रयास किया। अब आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू भी आपको समाजवादी दिखाई देंगे।
तो जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद आपको लोकतांत्रिक समाजवाद आपको मिलेगा। फिर गांधी की जो सर्वोदय विचारधारा है उसमें भी समाजवाद के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे अगर हम नेहरू की बात करें तो नेहरू भी समाजवादी हैं। यहां पर आपको दिखेगा कि नेहरू भी कैसे हैं, समाजवादी हैं। लेकिन नेहरू का समाजवाद कैसा समाजवाद है, यहां पर आप देखेंगे कि नेहरू का जो समाजवाद है वह कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद आपको दिखेगा। कैसा समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो आपको गांधी आप देखेंगे, गांधी, तो गांधी की जो विचारधारा आती है सर्वोदय विचारधारा आती है। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका उत्थान। तो गांधी की जो सर्वोदय विचारधारा है इसमें भी आपको समाजवाद के तत्व देखने को मिलेंगे। समाजवाद के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन, यहां पर आप देखेंगे कि अगर हम इंदिरा गांधी को देखें, इंदिरा गांधी का भी झुकाव किधर की तरफ जाता है, इंदिरा गांधी का भी झुकाव समाजवाद की तरफ जाता है। समाजवाद की तरफ इंदिरा गांधी का भी झुकाव जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा आप देखेंगे तो प्रियम्बल आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़ता है। समाजवाद शब्द जुड़ता, ये चीजें आपको दिखाई देगा, समाजवाद शब्द जुड़ जाता है। फिर आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण, यहां पर आप देखेंगे जेपी, जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी हैं। ये भी आपको समाजवादी आपको दिखाई देंगे। और जयप्रकाश नारायण की पुस्तकें आती है समाजवाद क्यों, आप देखेंगे जेपी की पुस्तक आपको दिखाई देगी, पुस्तक समाजवाद क्यों, वाई सोशियोलिज्म, समाजवाद क्यों, ये इनकी क्या है, पुस्तक ही आपको दिखाई देगी। फिर इसके साथ साथ अगर आप राम मनोहर लोहिया को देखें, राम मनोहर लोहिया को, तो राम मनोहर लोहिया भी आपको समाजवादी दिखाई देंगे। और राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है वह कैसा समाजवाद है, यहां पर आप देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद आपको दिखाई देगा, लोकतांत्रिक समाजवाद दिखाई देगा। इसका मतलब है समाजवाद के समर्थक बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे। जैसे हमने आपको बताया गांधी की जो सर्वोदय विचारधारा आती है उसमें भी आपको समाजवाद के तत्व देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि नेहरू भी लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। फिर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी का भी झुकाव समाजवाद की तरफ होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा जाता है। जेपी भी समाजवादी दिखाई देंगे, इनकी पुस्तकें है वाई सोशियोलिज्म, समाजवाद क्यों। राम मनोहर लोहिया भी आपको समाजवादी दिखाई देंगे। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने ये सारी चीजें देखा। अब इसके बाद आप ये पढ़ते होंगे कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर का मिला जुला रूप आपको दिखाई देगा। इसीलिए आप देखे होंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी दिखाई देगी, मिश्रित दिखाई देगी। क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर का मिला जुला रूप। तो यहां पर आप देखेंगे और सारी चीजें आपको मिलेंगी।
कि जैसे अगर हम लोकतांत्रिक समाजवाद देखें, लोकतांत्रिक समाजवाद, यहां पर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक समाजवाद आप देखेंगे तो इसमें निजी सेक्टर और उसके साथ साथ सार्वजनिक सेक्टर का मिला जुला रूप दिखाई देगा, सार्वजनिक सेक्टर का मिला जुला रूप दिखाई देगा। अब यहां पर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो जो भारत की अर्थव्यवस्था दिखती है, भारत की अर्थव्यवस्था, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था आप देखेंगे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको दिखाई देगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर का मिला जुला रूप आपको दिखाई देगा। तो जो भारत का समाजवाद है वह विशेष करके कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब यहां पर जो बात आती है कि जैसे हमने आपको बताया कि समाजवाद की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समाजवाद में समानता पर जोर दिया जाएगा और सबसे अधिक आर्थिक समानता पर जोर दिया जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो समाजवाद में समानता पर जोर दिया जाता है, समानता पर जोर दिया जाता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी समानता पर। अब प्रश्न यहां पर बना किस प्रकार की समानता पर? तो यह कई प्रकार की समानता पर जोर दिया जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे कौन की समानता, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आय में समानता, यहां पर देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पदों के वितरण में समानता, पदों के वितरण में समानता। फिर इसके बाद देखेंगे संसाधनों के वितरण में समानता, संसाधनों के वितरण में आपको समानता दिखाई देगी। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे आर्थिक समानता, तो मेन आपको दिखाई देगी आर्थिक समानता। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं लाभों के वितरण में समानता, वितरण में समानता। फिर इसके साथ साथ आप एक चीज और देख सकते हैं कि पुरस्कारों के वितरण में भी समानता, या बहुमूल्य वस्तुओं के वितरण में भी समानता आप बोल सकते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं के वितरण में भी समानता। इसका मतलब है कि जो समाजवाद है वह विशेष करके किस पर जोर दे रहा है? समानता पर ही जोर दे रहा है, विशेषकर समानता पर जोर दे रहा है समाजवाद। अब यहां पर देखते हैं कि समाजवाद की कुछ विशेषताओं पर हम लोग आ जाते हैं कि समाजवाद की क्या विशेषताएं रहती हैं। 2, 4, 10 विशेषता को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम समाजवाद की विशेषता को नहीं देखेंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि समाजवाद की विशेषता क्या क्या आपको देखने को मिलेगी। तो समाजवाद की सबसे पहली विशेषता आप देखेंगे यहां पर कि जो समाजवाद है वह प्रतियोगिता की बात नहीं करता है, समाजवाद सहयोग की बात करता है। समाजवाद वर्ग की बात नहीं करता है, समाजवाद समानता की बात करता है। ठीक, इसका मतलब है कि समाजवाद यहां पर, समाजवाद जो है प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग का समर्थक है, पहली चीज। फिर आप देखेंगे समाजवाद जो है
वह वर्ग की बात नहीं करता है, वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता है। यहां पर आप देखेंगे कि समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता, की बात नहीं इसमें आपको दिखाई देगी। इस समाजवाद जो है आर्थिक समानता पर सबसे अधिक जोर देता है। सबसे अधिक जोर देता आर्थिक समानता पर। फिर आप देखेंगे समाजवाद जो है राष्ट्र के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण की बात करता है। यहां पर आप देखेंगे करण का समर्थक है। अब यहां पर बात आती है संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक क्यों है? तो संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का इसलिए समर्थक है जिससे अधिक से अधिक संसाधनों का क्या किया जा सके, उपयोग किया जा सके। उपयोग हो सके राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में यहां पर फिर आप देखेंगे एक समाजवाद उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर, यहां पर हम लोग देखेंगे कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सामाजिकरण के पक्षधर है। यहां पर आपको विशेषता दिखाई देगी। फिर आप देखेंगे एक समाजवाद का जो केंद्र बिंदु है वह समाज दिखाई देगा, जबकि व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु आपको व्यक्ति दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि समाजवाद का केंद्र बिंदु समाज है, जबकि आप देखेंगे कि व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु आपको व्यक्ति दिखाई देगा। यहां पर अब इसके साथ साथ और भी आप देखेंगे कि समाजवाद स्वतंत्रता समानता के तात्विक पक्षों पर जोर देता है। समाजवाद न्याय, समानता, स्वतंत्रता के तात्विक पक्षों पर जोर देता है। यहां पर आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि समाजवाद में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को समाप्त करके समानता पर जोर दिया जाता है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समाजवाद में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी
को समाप्त कर समानता पर जोर दिया जाता है। समानता पर, जैसे हमने कहा कि समाजवाद समानता पर ही जोर देगा। फिर आप देखेंगे कि समाजवाद शोषण मुक्त वातावरण के शोषण युक्त वातावरण के स्थान पर शोषण मुक्त वातावरण पर जोर देता है। फिर आप देखेंगे कि इस स्वतंत्रता के स्थान पर समानता पर जोर देगा। फिर आप देखेंगे कि समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है। ये चीजें आपको दिखाई देंगी। फिर इसके बाद देखेंगे कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन पर जोर देता है। फिर आप देखेंगे कि समाजवाद व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देता है। फिर उसके साथ साथ और भी आप देखेंगे, जैसे 1936 का लखनऊ अधिवेशन आप देखेंगे, और भी चीजों पर हम लोग चलते हैं तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन को आप देखिए। तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू क्या कहते हैं? समाजवाद को मैं मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क
और हृदय में रखता हूं। ये चीजें दिखाई देगा। फिर आप देखेंगे 1955 का अवारी अधिवेशन आता है। अवारी अधिवेशन को आप देखेंगे, इसके अध्यक्ष यूएन ढेबर रहते हैं। यूएन ढेबर अध्यक्ष रहते हैं। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से, ये सारी चीजें आपके एग्जाम से संबंधित तथ्य निकल कर आए। अब एक बार हम लोग रिपीट तथ्यों को कर देते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों की टॉपिक है समाजवाद, तो देखते हैं समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहां के आपको दिखाई देंगे? ब्रिटेन के दिखाई देंगे। ब्रिटिश समाजवादी आपको दिखेंगे। रॉबर्ट ओवन की पुस्तक आती है सोशल सिस्टम। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और यह भी पूछा गया है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता? रॉबर्ट ओवन। फिर आप देखेंगे बनारस शाह का स्टेटमेंट पूछा जाता है। बनारस शाह कहते हैं समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह बनारस शाह का है। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में सीईएम जोड़ का स्टेटमेंट पूछा गया है। समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि इसे कई लोग धारण करते हैं या किया है। फिर आपके एग्जाम में रैमजे मैयर का स्टेटमेंट आता है कि समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुसार क्या बदलता? रंग बदलता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यहां पर आप देखेंगे ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे बेपर का भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेपर क्या कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाबों की कल्पना की थी लेकिन गुलाब के पौधे के लिए कोई जमीन तैयार नहीं की। फिर आप देखेंगे एक समाजवाद एक गतिशील अवधारणा है। इसकी परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार क्या रहती है? बदलती रहती है। फिर आपसे आता है कि शुरुआती दौर में जो समाजवाद जन्म लेता है वह काल्पनिक समाजवाद जन्म लेता है। जैसे टॉमस मूर हैं, रॉबर्ट ओवन हैं, चार्ल्स फोरियर हैं, सेंट साइमन हैं। यहां पर भी पूछा जाता है कौन कौन से विचारक जो है वह काल्पनिक समाजवादी है। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आप बताएंगे टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यूटोपिया पुस्तक किसकी आती है? तो देखेंगे यूटोपिया पुस्तक टॉमस मूर की आती है। फिर आप देखेंगे काल्पनिक समाजवादी शोषण, जुल्म, गरीबी आदि को जिम्मेदार पूंजीवादी व्यवस्था को क्या करते हैं? मानते हैं। यह बात सही है, लेकिन उसका निवारण कैसे होगा? उसका उत्पादन की विधियों से क्या रिलेशन है? यह वह बताने में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। अब आप देखेंगे किसी कड़ी में जब कार्ल मार्क्स जुड़ता है तो सारी चीजें बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का उत्पादन की विधियों से क्या संबंध है और इसको कैसे इससे दूर निकला जाए, ये सारी चीजें बताता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन बनता है
कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स। फिर आप देखेंगे एक नेहरू समाजवादी हैं, लेकिन नेहरू का समाजवाद कैसा समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। गांधी की सर्वोदय विचारधारा भी समाजवाद के तत्व देखने को मिलती हैं। इंदिरा गांधी का भी झुकाव समाजवाद की तरफ आता है, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा जाता है। फिर आप जयप्रकाश नारायण बिहार वाले भी देखेंगे समाजवादी हैं, इनकी पुस्तकें आती है समाजवाद क्यों। राम मनोहर लोहिया का भी लोकतांत्रिक समाजवाद है, और राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक आती है, आप देखेंगे प्रिजन डायरी। आप देखेंगे लोहिया की पुस्तक भी, ये भी पूछा गया है, तो लोहिया की पुस्तक कौन सी है, प्रिजन डायरी आप दिखाई देगा। फिर आप देखेंगे कि लोहिया का एक सिद्धांत आता है सप्त क्रांति का सिद्धांत, ये भी यहां से भी प्रश्न है। फिर इसके बाद देखेंगे चौखंबा स्तंभ आपको दिखाई देगा, चौखंबा स्तंभ, ये भी आप लोहिया से संबंधित तथ्यों को देखेंगे यहां पर। फिर इसके बाद आप आ जाते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद निजी सेक्टर सरकारी सेक्टर का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। फिर भारत की अर्थव्यवस्था भी आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस समाजवाद आप देखेंगे समानता पर जोर देगा, जैसे आय में समानता, पदों के वितरण है, संसाधनों है, आर्थिक समानता, लाभों है, पुरस्कारों है, बहुमूल्य वस्तुओं के वितरण में है। फिर आप देखेंगे समाजवाद की विशेषता प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग का समर्थक है। समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता है। समाजवाद आर्थिक समानता पर सबसे अधिक जोर देता है। संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है, जिससे अधिक से अधिक क्या किया जा सके, राष्ट्र हित में प्रयोग किया जा सके। उत्पादन एवं वितरण के साधनों का सामाजिकरण का पक्षधर है। समाजवाद का केंद्र बिंदु समाज है, जबकि व्यक्तिवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति दिखाई देगा। समाजवाद न्याय समानता के तात्विक पक्षों पर जोर देता है, यहां पर स्वतंत्रता नहीं होगा, कि तात्विक पक्षों पर क्या करता है, जोर देता है। फिर आप देखेंगे समाजवाद में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को समाप्त कर समानता पर जोर दिया जाता है। समाजवाद शोषण मुक्त वातावरण, शोषण युक्त वातावरण के स्थान पर शोषण मुक्त वातावरण पर जोर देता है। समाजवाद स्वतंत्रता के स्थान पर समानता पर जोर देता है। समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है। समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन पर जोर देता है। समाजवाद व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्व देता है। फिर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने कहा, किसका यह भाषण है, तो आप देखेंगे यह नेहरू का स्टेटमेंट है। नेहरू कहते हैं कि मैं समाजवाद को अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूं। फिर 1985 का अवाड़ी अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष यूएन ढेबर हैं, और यहां पर समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा। आपकी समाजवाद की जो टॉपिक है वह पूरी तरह से आपको कंप्लीट यहां पर क्या किया गया, बताया गया है।